स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे वन शॉट रिवीजन सेशन में सीए इंटरमीडिएट के। हम डिस्कस कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। एसेट से रिलेटेड दो ही स्टैंडर्ड है आपके कोर्स में, एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 और एक है इंटेंजिबल एसेट का 26। पीपी वाले की हमने रिवीजन कर ली है, वन शॉट रिवीजन प्लस क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट दोनों कर लिए हैं। अब हम कर रहे हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसके अंदर हम करेंगे कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं फटाफट अपने कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं आपके लिए वैसे ही हैंड रिटन नोट्स ले आया हूं। हम पहले उससे कॉन्सेप्ट करेंगे, देन हम उसके बाद उससे क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। तो कॉन्सेप्ट सिर्फ एक पन्ने का है, एक पन्ने का। हाँ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मैंने पूरा एक पेज के अंदर आपके सारे पॉइंट लिख दिए हैं। क्या इंपॉर्टेंट लिखे हैं या सारे लिखे हैं? सारे लिखे हैं। जितने भी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 से रिलेटेड पॉइंट है वो मैंने सारे लिख दिए हैं। तो एक पेज के अंदर आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएगा। सर ये एक पेज हम डाउनलोड कहां से कर सकते हैं? ये आप हमारे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो आप बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इनटैंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है? इनटैंजिबल एसेट का मतलब होता है एसेट्स दैट आर आइडेंटिफाइबल एज नॉन मॉनिटरी। सर मॉनिटरी कौन सी होती है? मॉनिटरी बोले तो ट्रेड रिसीवेबल। भाई आप कल को ये ना बोलने लग जाओ ना कि ट्रेड रिसीवेबल से मुझे पैसा लेना है, ये मेरा राइट है, तो वो भी मेरी इनटैंजिबल है। तो आइडेंटिफाइबल एज ए नॉन मॉनिटरी होनी चाहिए विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। उसका फिजिकल सब्सटेंस नहीं होना चाहिए। अगर फिजिकल सब्सटेंस है तो वो एएस 10 में पीपीई में चली जाएगी ना। फॉर द यूज इन, उसको कहां इस्तेमाल करो आप? प्रोडक्शन या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर और एडमिन पर्पस। ये तीनों पॉइंट आपको देखे देखे नहीं लग रहे? ये एएस 10 के अंदर भी आप पढ़ते हो, पीपीई के अंदर। तो उन्हीं तीनों पर्पसेस से अगर आप उस एसेट का इस्तेमाल कर रहे हो जो नॉन फिजिकल सब्सटेंस है, नॉन मॉनिटरी है, तो वो क्या बन जाती है? इनटैंजिबल एसेट बन जाती है। सर एसेट का मतलब क्या है? क्या पीपी वाला एसेट? नहीं, जो एसेट की डेफिनेशन फ्रेमवर्क के अंदर आपको दे रखी है। आपने फ्रेमवर्क भी पढ़ा होगा, आपके कोर्स का पार्ट है, उसके अंदर एसेट की डेफिनेशन का मुख्य वर्ड क्या था? ये रिसोर्स कंट्रोल बाय एंटिटी। एसेट का मतलब क्या बताया था उन्होंने? एक ऐसा रिसोर्स जिसको एंटिटी कंट्रोल करती है, उसको क्या बोलते हैं? एसेट। ये पीपी वाला एसेट नहीं है, ठीक। अच्छा, जो आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? तो आइडेंटिफाइबल का मतलब है कि आप उसको गुडविल से अलग कर सको, आप क्लियरली डिस्टिंक्ट कर सको कि हाँ मेरे को जो बेनिफिट आएगा इस एसेट से, वो ये वाला बेनिफिट आएगा इस एसेट से। जैसे सॉफ्टवेयर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मेरे को इस सॉफ्टवेयर से ये बेनिफिट्स आएंगे, मेरे को इस ब्रांड से ये बेनिफिट आएंगे। तो एक तो वो सेपरेबल होना चाहिए। सेपरेबल होने के लिए अगर वो एसेट किसी लीगल राइट के थ्रू आ रहा है, जैसे आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आपके पास कोई राइट है, पेटेंट का राइट है, जिसका आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, तो हम मानेंगे कि वो सेपरेबल है। सेपरेबल बोले तो किससे सेपरेबल? गुडविल से वो क्लियरली डिस्टिंक्ट होना चाहिए। तो जैसे कि एंटरप्राइज उसको उसके आने वाले एफईबी को रेंट कर सके, बेच सके या एक्सचेंज कर सके उन स्पेसिफिक एफईबी को। एफईबी बोले तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट जो उस एसेट से आएंगे। कौन सी एसेट है ये? इंटेंजिबल एसेट है, ठीक। तो आइडेंटिफाइबल का मतलब क्या है? कि वो सेपरेबल होनी चाहिए। सेपरेबल बोले तो कि उससे आने वाले जो एफईबी हैं, एंटिटी उसको आइडेंटिफाई कर सके और उसको अलग कर सके। किससे? उसको रेंट कर सके, सेल कर सके, एक्सचेंज कर सके, और वो क्लियरली डिस्टिंक्ट होना चाहिए। किससे? गुडविल से क्लियरली डिस्टिंक्ट होना चाहिए। अगर वो किसी लीगल राइट के थ्रू आ रहा है तो वो सेपरेबल ही होता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट, ठीक। तो आप इंटेंजिबल एसेट को रिकॉग्नाइज कब करते हो? जब आपको प्रोबेबल होता है कि आपको एफईबी आएंगे। सर यही कंडीशन हमने एएस 10 में भी पढ़ी थी क्या? हाँ, यही सेम कंडीशन आपने एएस 10 में भी पढ़ी थी। सेम क्यों है? क्योंकि दोनों ही एसेट है। एसेट को मैंने आपको एएस 10 में भी बताया था कि एसेट को रिकॉग्नाइज करने का क्राइटेरिया एफईबी है। कि अगर आपने आज कोई खर्चा करा और आपको लगता है यार ये खर्चे का बेनिफिट भविष्य में आने वाला है, ये बेनिफिट आज आएगा ही नहीं, तो जब बेनिफिट भविष्य में आएगा और खर्चा आज कर दिया तो वो क्या हो जाती है? आपकी एसेट हो जाती है। तो प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, देखो वर्ड भी यूज होता है क्या? फ्यूचर, भविष्य के बेनिफिट आपको मिलेंगे, विल फ्लो टू द एंटिटी, और आप उसकी कॉस्ट को रिलायबली मेजर कर सको, वो क्या बन जाती है? आपकी इंटेंजिबल एसेट बन जाती है। अच्छा, आप मेजर कैसे करते हो? मेजर भाई डिपेंड करता है कि आपने इंटेंजिबल एसेट एक्वायर कैसे करी है। आपने परचेज करी है, आपने एक्सचेंज करी है,
आपको सरकार ने मुफ्त में दी है या फिर आपने खुद से जनरेट करी है। परचेज करिए का मतलब, मान लो आपने कोई डीप सीक, जैसे आजकल डीप सीक बड़ा चल रहा है, चैट जीपीटी की जो बोल रहे थे कि चैट जीपीटी से नौकरियां चली जाएंगी, तो सबसे पहला जाने वाला जो है एआई की ही खुद की ही नौकरी चलेगी थ्रू अनदर एआई। तो डीप सीक आजकल बड़ा चल रहा है। तो डीप सीक की अगर बात करें, मान लो आपने डीप सीक चाइना से खरीद लिया, तो जितना पैसा आपने डीप सीक खरीदने के लिए दिया, आपने डीप सीक का इस्तेमाल करोगे अपने अकाउंटिंग को और इनोवेट करने के लिए, अपनी कंपनी को और इनोवेट करने के लिए। तो जो भी आपने परचेज प्राइस पे करा, नेट ऑफ क्रेडिटेबल टैक्सेस, वो आपका अमाउंट होगा टू एक्वायर दैट एसेट। कोई भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होगी। अब जो चाइना ने आपको डीप सीक दिया, आप वो डायरेक्ट नहीं लगा सकते, आपको उसके अंदर बड़े सारे फेरबदल करने पड़ेंगे अपनी कंपनी के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से मैच कराने के लिए। तो वो जितने भी खर्चे आप करोगे उसको अपनी कंपनी से मैच कराने के लिए, वो सब क्या है, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट। मैंने आपको बताया था एएस 10 के अंदर भी डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जैसी एसेट आपको चाहिए, जिस तरीके से आप उस एसेट को इस्तेमाल करना चाहते हो, उस कंडीशन, उस लोकेशन तक उस एसेट को लाने वाले सारे के सारे खर्चे क्या बन जाते हैं, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट बन जाती हैं। फिर यदि आपको चाइना ने कोई ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, चाइना ने बोल दिया भाई आजकल यूएस बड़ा टैरिफ लगा रहा है तो हम डिस्काउंट देंगे, तो वो जो भी डिस्काउंट अगर आपको दिया तो वो आप माइनस कर दोगे। कोई भी आपने एक्सपेंडिचर करा उसका टाइटल एक्वायर करने के लिए, तो वो आप ऐड कर दोगे। अच्छा, इस टाइटल को अगर बचाने का खर्चा हुआ, सेविंग दैट टाइटल, कल को किसी ने केस वेस फाइल कर दिया यूएस से, आपने उसको बचाने का खर्चा करा, खरीदने का खर्चा नहीं, एक्वायर करने का खर्चा नहीं, बचाने का खर्चा करा, तो वो खर्चा कहां जाएगा, वो खर्चा चला जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, वो खर्चा चला जाएगा। फिर उसके बाद आपने उसको अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर लेकर आए और उसको डाला, इंस्टॉल कराया, आपने खुद थोड़ा ना इंस्टॉल कर दोगे, इंजीनियर को बुलाना पड़ेगा, इंस्टॉल कराया, उसका खर्चा, और कोई आपने अगर परचेज कमीशन पे करी, उसका खर्चा आप यहां पर ऐड करके चलोगे। दिस इज द टोटल एक्सपेंडिचर जो आप ऐड करके चलोगे। एएस 10 में भी लगभग लगभग यही बातें होती हैं, बस उसके अंदर एक पॉइंट ऐड हो जाता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डीकमीशनिंग। वो यहां ऐड नहीं होता। क्यों ऐड नहीं होता? क्योंकि इनटेंजिबल क्या है, नॉन फिजिकल, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस। तो जिसका फिजिकल सब्सटेंस ही नहीं है, उसको हटाने का खर्चा क्या करोगे? ठीक, तो ये हो गई यदि आप डीपसीक परचेज करके लाते हो। अगर आप एक्सचेंज करके लाते हो, बदले में कुछ देते हो, तो आपको एक्सचेंज प्रोविजन लगाने पड़ेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के, जो क्या कहते हैं कि क्या चेक करो ट्रांजैक्शन में कमर्शियल सब्सटेंस है या नहीं है। अगर कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है तो बुक वैल्यू ऑफ एसेट गिवन अप। अगर कमर्शियल सब्सटेंस होता है तो हम देखते हैं फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और रिसीव्ड, विच एवर इज मोर रिलायबल। उस तरीके से हम अपना एक्सचेंज बुक करते हैं एज पर एएस 10। तो यहां पर आपको एएस 10 लगा करके चलना है। अगर मान लो सरकार ने कोई डेवलप कर दिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वो आपको दे दिया कंपनी में लगाने के लिए, तो आप किस तरीके से रिकॉग्नाइज करोगे? तो जितने पैसे सरकार को आपने दिए एज अ कंसिडरेशन उसको एक्वायर करने के लिए, लेट्स से सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए लगा दिया, तो आप 1 लाख करोड़ थोड़ा ना जाके दोगे। आपसे सरकार ने मांगे कितने? आपसे सरकार ने मांगे 20 लाख रुपए। तो जब आपसे सरकार ने 20 लाख रुपए मांगे तो आप 20 लाख दिखा दोगे कि भाई हमने कितने का एक्वायर करा, 20 लाख रुपए का। लेकिन सरकार ने आपको फ्री में दे दिया। अगर उन्होंने कोई पैसे चार्ज नहीं करे तो आप क्या दिखाओगे कि मेरी एसेट है और 0 रुपीज की है? नहीं, तो आप नॉमिनल वैल्यू पे दिखाओगे, लेट से 100 रुपीज पे आपने दिखा दिया, ताकि ये दिखे कि हाँ इतनी छोटी वैल्यू है कि दिया ना दिया एक ही बराबर, और आपकी बैलेंस शीट का भी पार्ट बने। ठीक, अगर आपने कहा कि नहीं हम खुद से जनरेट करेंगे अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हम खुद से बनाएंगे, आपने चाइना के इंजीनियर्स को यहाँ बुला लिया और अपने यहाँ नौकरी पर रख दिया और बैठो खाओ मोमोज और बनाओ मेरे लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तब आप क्या करोगे? अगर वो इंटरनल जनरेटेड हो गया तो अभी जब वो इंटरनल जनरेटेड होगा तो वो आपके हिसाब से रिसर्च करेंगे कि भाई आपको किस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या वो एआई आपके इन्वायरमेंट में वर्क करेगा भी या नहीं करेगा। तो आपने कहा रिसर्च करो। तो जब तक वो रिसर्च कर रहे हैं, सोचो जरा, जब तक वो रिसर्च कर रहे हैं, क्या इस बात का कोई एविडेंस है कि फ्यूचर में बेनिफिट मिलेगा? नहीं है, कोई बेनिफिट, कोई एविडेंस नहीं है इस बात का
कि इससे कोई भविष्य में बेनिफिट मिलेगा। तो मेरे को जरा एक बात बताओ, खर्चा आज कर रहे हो, कुछ पता नहीं है भविष्य का बेनिफिट मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो क्या एसेट दिखा दूं? नहीं दिखा सकते, क्योंकि भविष्य का बेनिफिट मिलना ही एसेट का अपने आप में एक स्वरूप है। तो वो आपको जब अभी मिलेगा ही नहीं मिलेगा, पता ही नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, तो एसेट काहे की? तो रिसर्च फेज तक के सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन जिस दिन चाइना के उन इंजीनियर्स ने बोल दिया कि बना दिया जी बना दिया, जितने भी आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वो लगाए थे चिपसेट वगैरह, उन सब से हमने क्या कहते हैं हेल्प लेके आपके लिए एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया जो पक्का काम करेगा आपके अकाउंटिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से, एकदम चकाचक काम करेगा। तो द मोमेंट ये चीज रेडी हो गई, तो ये कहा जा सकता है कि अब इस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट के आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं कंपेरेबल टू रिसर्च फेज। अब इस एसेट से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट क्योंकि आने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, तो हम यहां से होने वाले खर्चे को क्या करना शुरू कर देते हैं? कैपिटलाइज। क्यों कर रहे हैं कैपिटलाइज? क्योंकि हमें पता है कि भविष्य में बेनिफिट आएगा, तो क्योंकि भविष्य में बेनिफिट आएगा तो मैं कैपिटलाइज इसको आज कर रहा हूं। तो हेंस रिसर्च फेज तक, क्योंकि कोई एफ का लेना देना नहीं है, हम P&L में डाल देते हैं। रिसर्च फेज के बाद जब डेवलपमेंट फेज आएगा, अब आएगा आपको बेनिफिट, तो आप खर्चा क्या करना शुरू कर देते हो? कैपिटलाइज करना शुरू कर देते हो। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि आप ये नहीं कि खर्चा डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ और एसेट की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाए कि आने वाले बेनिफिट उसके आगे फीके पड़ जाए। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है इम्पेयरमेंट। याद आ रहा है आपको? आप रिकवरेबल अमाउंट निकालते थे, फिर कैलकुलेट करते थे कि रिकवरेबल अमाउंट और कैरिंग वैल्यू ज्यादा तो नहीं आ रही, यदि कैरिंग वैल्यू ज्यादा आ रही है तो आप उसे इम्पेयर करते थे। तो यहाँ पे भी यही है कि जब आपका वो एसेट रेडी हो जाएगा और आपके पास अब आ जाएगा कि साहब भविष्य में इतना बेनिफिट मुझे मिलेगा, तो आप उस बेनिफिट को देखोगे कि उस बेनिफिट के हिसाब से मेरा कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है। ऑब्वियसली क्योंकि वो भविष्य का बेनिफिट है तो आपको डिस्काउंट करके लाना पड़ेगा। डिस्काउंट करने के लिए आप कौन सा रेट यूज करोगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल का रेट आप यूज करोगे, क्योंकि वो बेनिफिट आपको एसेट यूज करके मिलेगा। तो जिस कॉस्ट पे आप अपनी कैपिटल को दिखाते हो कि हाँ ये मेरी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ऑफ अमाउंट, तो के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता था, वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को जिस केसी को आप दिखाते हो उस पे आप उसको उन फ्यूचर कैश फ्लोज को प्री टैक्स को डिस्काउंट करोगे और कंपेयर करोगे कि जो आपका रिकवरेबल अमाउंट है और जो आपका कैपिटलाइज अमाउंट है, कहीं ये ना हो कि आप ज्यादा दिखा दो उससे ज्यादा रिकवर बेनिफिट ही ना आना हो। तो अगर आपका कैपिटलाइज अमाउंट ज्यादा आ रहा होगा, रिकवरेबल अमाउंट कम आ रहा होगा, तो आपको उसको रिकवरेबल अमाउंट पे दिखा के अपना इम्पेयरमेंट लॉस बुक करके चलना पड़ेगा। सवाल भी इस पे करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, तो क्या मैं ये बोलना शुरू कर दूं कि मैंने बहुत साल पहले धंधा शुरू करा था और मेरी मार्केट में साख है, तो ये मेरा इंटेंजिबल एसेट है। जो ये 5 कस्टमर गली के नुक्कड़ से जा रहे हैं और ये किसी उसकी दुकान पे ना आके मेरी दुकान पे आ रहे हैं, क्योंकि मेरी साख है इस मार्केट के अंदर, इसलिए ये मेरी दुकान पे आ रहे हैं, तो इससे मेरे को बेनिफिट मिल रहा है, तो ये मेरी गुडविल है। क्या मैं ऐसे करके अपनी बैलेंस शीट के अंदर गुडविल दिखाना शुरू कर दूं? तो शेयर होल्डर तो लुटा जाएगा, वो तो कहेगा वो तो मुझे दिख ही रहा था अबाउट द कंपनी में कि इनकॉर्पोरेट कब से हुई है, तुमने तो उसको क्वांटिफाई भी कर दिया। तो इसलिए AS 26 मना करता है, वो कहता है ना भाई ना, हाथ जुड़वा लो मेरे से। आपको इंटरनल जनरेटेड गुडविल, इंटरनल जनरेटेड एडवर्टाइजमेंट, जो आप डेफर्ड एडवर्टाइजमेंट के खर्चे जब आप करते हो, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं आने वाला। हम नहीं उसको क्वांटिफाई करके दिखाएंगे कि आपको कितना बेनिफिट आ सकता है इस गुडविल से, तो हम उसको एज एन इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, कतई नहीं करेंगे। अच्छा, गुडविल कभी कभार परचेज भी करी जाती है। मैंने बगल वाली दुकान एक्वायर कर ली, उसने कहा कि मेरी दुकान के 2 लाख रुपए दो। मैंने कहा तू 2.5 पकड़ और आज ही निकल, 2 लाख चाहिए तो 2.5 पकड़ और आज ही निकल। मैंने 50 क्यों दे दिए? आज ही जाएगा तो कम से कम मार्केट में कंपटीशन कम होगा, इसका माल फिर मैं महंगे दामों पे अपने हिसाब से बेचूंगा। तो जो 50,000 मैंने एक्स्ट्रा दे दिए उसके नेट एसेट के हिसाब से, वो क्या थे? वो मैंने गुडविल के दे दिए। तो वो जो 50,000 मैंने पे करे, डेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, आप उसको मेजर कर सकते हो कि भाई आपने कितने रुपए दिए। तो क्या वो गुडविल दिखाई जा सकती है? द आंसर इज यस, वो गुडविल दिखाई जा सकती है, लेकिन आपको उस गुडविल को अमोटाइज करना पड़ेगा, मानते हुए कि आप
इतने सालों में तो बेनिफिट ले ही जाओगे। तो वो कितने साल हैं? वो है 5 ईयर। तो परचेज गुडविल एज अमलगमेशन की रिकॉग्नाइज करी जा सकती है और दिस शुड बी रिटर्न ऑफ इन 5 ईयर। उसको आपको 5 सालों में रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। AS 14 का ये प्रोविजन है। और गुडविल, ये गुडविल कौन सी है? इंटरनल जनरेटेड। यहाँ पे इंटरनल जनरेटेड की हेडिंग लिखी हुई है, इसलिए सीधा गुडविल लिख दिया। गुडविल डू नॉट रिकॉग्नाइज बट परचेज गुडविल को रिकॉग्नाइज कर सकते हो। फिर उसके बाद ये हमने डिस्कस कर लिया रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज का मतलब क्या होता है? गेन करना नॉलेज। क्योंकि वो आए थे ना चाइनीज लोग जो गेन कर रहे थे नॉलेज के, क्या AI लग भी पाएगा या नहीं लग पाएगा, तो वो है रिसर्च फेज। फिर जब रिसर्च फेज ओवर हो गया तो क्या शुरू हो गया? डेवलपमेंट फेज। जब एक टेक्निकल फीजिबिलिटी आ गई और इंटेंशन भी आ गई तो कंप्लीट द एसेट। टेक्निकल फीजिबिलिटी का सिंपल मतलब क्या है? कि भविष्य में बेनिफिट दिख रहा है कि हाँ साहब मिल जाएगा। अच्छा, मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी रिकॉग्नाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर बेनिफिट आफ्टर टैक्स। डिस्काउंट रेट क्या यूज करना है आपको? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो आफ्टर टैक्स जो फ्यूचर बेनिफिट है आपको, उनको आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे उतना ही अमाउंट दिखाओगे। दिस इज व्हाट? दिस इज योर रिकवरेबल अमाउंट। आप एसेट को इससे ज्यादा नहीं दिखा सकते। एनी एक्सेस शैल बी इम्पेयरमेंट लॉस। अगर कुछ आता है तो वो क्या हो जाएगा? इम्पेयरमेंट लॉस। अगर उसके बाद सब्सिक्वेंटली कोई खर्चा हुआ, चाइनीज लोग तो बना बुनो के चले गए, आपने क्या करा? उन्होंने निकाल दिया नौकरी से, क्या हमारा काम हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मार्केट में फर्दर डेवलपमेंट आ गई, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज हो गई, चीजें बदल गई। अब आपको अपने सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलपमेंट करानी है। मैं उदाहरण से समझाता हूं। अब आपने क्या करा? आपने अपनी दुकान की एक वेबसाइट बना दी। अब आप चाह रहे हो कि जो ऑनलाइन ऑर्डर्स आपके पास आए वो आपका यही सॉफ्टवेयर कैप्चर कर ले। तो आपने अपने सॉफ्टवेयर में फेरबदल करनी चाहिए। आपने फिर से चाइना से लोगों को बुलाया, उन्हीं लोगों के आगे हाथ जोड़े जिनको निकाल दिया था कि आप आ जाओ, आपने ही बनाया था, आप ही कर सकते हो, प्लीज इंटीग्रेट कर दो हमारे इस सॉफ्टवेयर को, हमारी इस वेबसाइट से इंटीग्रेट कर दो कि कल को कोई वहां से आटा ऑर्डर करे, जिस भी चीज की आपकी दुकान है, चावल ऑर्डर करे, दाल ऑर्डर करे, तो ये सॉफ्टवेयर उसी टाइम उस ऑर्डर को बुक करके रेवेन्यू बुक कर दे। तो वो इंटीग्रेशन क्या है? सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर। सेम लगेगा। जो सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर रिकॉग्नाइज अगर करना है तो कब करना है? जब रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट हो। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया क्या कहता है? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया कहता है कि भविष्य के बेनिफिट आने चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आने चाहिए। तो देखो, इफ FEB विल फ्लो एंड कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, तब आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो आपको इसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा, जैसे कि कोर्ट फीस टू डिफेंड इंटेंजिबल एसेट। अगर आपने कोई कोर्ट फीस आपके आपके सॉफ्टवेयर के ऊपर किसी और कंपनी, मेरी कंपनी ने केस कर दिया और आपने उसे डिफेंड करा कि नहीं साहब हमने इंजीनियर बुलाए थे, हमने डुप्लीकेट नहीं करा, तो उसको डिफेंड करने का जो खर्चा है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। वो एक ऑपरेटिंग नेचर का खर्चा है। अच्छा, फिर उसके बाद सवाल बातें आती हैं अमोर्टाइजेशन की। तो अमोर्टाइजेशन कब स्टार्ट होगा? पीपी का डेप्रिसिएशन कब स्टार्ट होता था? जब वो रेडी फॉर यूज हो जाती थी। तो इसी तरीके से इंटेंजिबल एसेट का अमोर्टाइजेशन कब स्टार्ट करोगे? जब वो रेडी फॉर यूज हो जाएगी। तो द मोमेंट वो रेडी फॉर यूज हो जाएगी आप उसका अमोर्टाइजेशन स्टार्ट कर दोगे। अमोर्टाइजेशन शुड बी बेस्ड ऑन रेशियो ऑफ बेनिफिट। भाई जिस रेशियो में, भाई आपने कहा, आपने बेनिफिट खर्चा कर दिया 5 लाख 20 लाख रुपए का आपने खर्चा कर दिया। अब आपने ये खर्चा क्यों करा? जब आपने इंटरनली जनरेट करा क्योंकि आपको बेनिफिट दिख रहे थे। तो जैसे जैसे आपके P&L में क्रेडिट साइड में वो बेनिफिट आएगा, इस बेनिफिट को कमाने के लिए जो भी आपने खर्चा करा है वो भी तो डेबिट में डालोगे, तभी तो पता चलेगा कि नेट कितना कमाया है। तो जो आपने 20 लाख का खर्चा करा उससे जितना जितना बेनिफिट आएगा उसी रेशियो में इस 20 लाख को डिवाइड कर दो, ताकि P&L के आगे 20 जब बेनिफिट आए तो उसी रेशियो में उसका कॉस्ट भी आ जाए और करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आ सके, और करेक्ट प्रॉफिट निकल कर आ सके। इसलिए हम अमोर्टाइज करते हैं इंटेंजिबल एसेट को इन द रेशियो ऑफ बेनिफिट। किस रेशियो में? बेनिफिट। अगर आप रेशियो डिटरमाइन ही नहीं कर पा रहे तो हम मान लेंगे कि आपको इवनली बेनिफिट होगा, तो आप SLM को यूज कर सकते हो। अच्छा, जब भी आप अमोर्टाइजेशन की रेशियो यानी कि बेनिफिट, भाई आपने एस्टिमेट कर रखा है ना बेनिफिट को, अगर आप वो चेंज करते हो तो वो प्रोस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगा एंड वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट की कैटेगरी के अंदर आएगा। लाइफ क्या हो सकती है? लाइफ बेस्ड भी आप FEB ले सकते हो। AS 26 कहता है मैक्सिमम लाइफ 10 ईयर की लेना। ये एक रिप्यूटेबल अजम्पशन है। रिप्यूटेबल अजम्पशन का मतलब क्या होता है कि अगर आपने कोई एविडेंस रख दिया कि भाई हमारे इंटेंजिबल की लाइफ 10 साल से ज्यादा है, AS 26 तो कह रहा है 10 साल होती है, लेकिन हमारे इंटेंजिबल की लाइफ 10 साल से ज्यादा है,
एविडेंस रख दिए, फैक्ट रख दिए, तो हम ये अजम्पशन छोड़ देंगे और जो लाइफ आप बता रहे हो हम वो लाइफ ले लेंगे। लेकिन द मोमेंट आपने लाइफ ज्यादा ली तो बताओ आपका अमोर्टाइजेशन पर ईयर कम होने लग जाएगा। अगर आपका अमोर्टाइजेशन पर ईयर कम हो रहा है तो हर साल आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा रहेगी। क्योंकि आपके एसेट की कैरिंग वैल्यू ज्यादा रहेगी तो इस चीज के होने के चांसेस ज्यादा हैं कि उससे बेनिफिट कम हो और आपकी कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो। तो इसलिए वो कहते हैं कि अगर आपने लाइफ ज्यादा ली है तो भगवान के लिए हर साल इंपेयरमेंट चेक करते रहना कि कहीं ये ना हो कि कैरिंग वैल्यू ज्यादा हो और रिकवरेबल अमाउंट कम हो। जैसे ही ऐसा लगे तो उसी टाइम इंपेयरमेंट मार देना। ठीक, तो 10 साल की लाइफ आपको लेनी है एज पर ईयर 26। बट अगर फैक्ट बोले, एक एविडेंस हो, परसुएसिव एविडेंस आपके पास हो, तो आप ज्यादा लाइफ भी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्क्लोजर्स आपको क्या क्या देने हैं? इफ लाइफ इज टेकन एज मोर देन 10 ईयर तो आपको रीजन देना है, भाई एविडेंसेस आपको बताने हैं। रिसर्च एक्सपेंस और डेवलपमेंट एक्सपेंस जितना आपने पीएनएल में चार्ज कर दिए वो आपको बताने हैं, आपने लाइफ क्या ली है और अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या है। एक बड़ी ही मुख्य बात ये डब्बे में थी जो छूट गई कि भाई साहब कोई भी एक्सपेंस अगर डेबिट कर दिया आपने पीएनएल के अंदर एक बार तो वो दोबारा कैपिटलाइज नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि जब सॉफ्टवेयर बन रहा था तो हमने पीएनएल में खर्चा डाल दिया, भाई अब हमें लगा कि सॉफ्टवेयर तो बन ही गया है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा, तो जो पीएनएल में खर्चे डाले थे उनको गलती मान लेते हैं और अब एसेट के अंदर डाल देते हैं क्योंकि वो खर्चा भी तो एसेट के लिए करा था। तो ना जी ना, ये सब अलाउ नहीं होगा। एक बार जो खर्चा पीएनएल में डाल दिया तो समझो पीएनएल में डाल दिया, अब वो कैपिटलाइज नहीं हो सकता। तो दिस इज ऑल अबाउट योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 इनटैंजिबल एसेट। बढ़ते हैं वीडियो के अगले चरण की तरफ जो है क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, क्योंकि ये सीख के थोड़ा ना सवाल में एग्जाम में तो सवाल आने वाले हैं, तो इसको सवालों पे कैसे लगाना है बढ़ते हैं उसकी तरफ। तो जिन लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना था वो यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। नाउ वी आर गोइंग फॉर द क्वेश्चंस पार्ट। हाँ जी, क्वेश्चंस पे चलो जंप इन करते हैं। अमोर्टाइजेशन तो मैंने कैटेगरी बना रखी है क्वेश्चन वाइज। तो पहली है अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। अरे यार ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा? अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। सिमिलर क्वेश्चन भी आपके सितंबर 24 में शायद आया था। एबीसी लिमिटेड डेवलप करती है नो हाउ बाय इनकरिंग एक्सपेंडिचर ऑफ ₹20 लाख। द नो हाउ वाज यूज्ड बाय द कंपनी ऑन 1/4/2001 या 2021 या 2031 जो भी बोल लो। द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स यूज। ठीक है, तो 2 लाख रुपए का पर ईयर का अमोर्टाइजेशन हो गया। द कंपनी हैज नॉट अमोर्टाइज द एसेट टिल 31 मार्च 2018। उन्होंने 2018 तक अमोर्टाइज करा ही नहीं उसको। तो भाई 2001 से लेके 2008 तक यानी कि 7 ईयर्स हो गए, तो 7 ईयर्स तक उन्होंने करा ही नहीं। पास द जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द वैल्यू ऑफ नो हाउ एज पर एएस 26 फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2008। तो 2008 तो आपका करंट ईयर है। प्रीवियस ईयर्स कौन से हो गए? 2008 से पहले का, तो यानी कि 7 की अगर मैं बात करूं तो 6 साल पिछले सालों का अमोर्टाइजेशन और 1 साल करंट ईयर का अमोर्टाइजेशन। तो क्या ये एरर है? सबसे पहले ये देखो, हाँ भाई अमोर्टाइज करना था, करना भूल गए, ओमिशन है, नहीं करा, तो 6 साल का खर्चा कहां जाएगा? प्रायर पीरियड आइटम में। AS5 कहता है कि प्रायर पीरियड आइटम को अलग से दिखाना है, फेस ऑफ द P&L पे दिखाना है। तो आपको 6 साल वाला जो आपका डेप्रिसिएशन इमोर्टाइजेशन है 2 लाख का था, 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 लाख का, वो आपको एज ए प्रायर पीरियड आइटम दिखाना पड़ेगा। और 2 लाख का जो इस साल का है अमोर्टाइजेशन वो P&L में एज डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन वाली जो हेडिंग आती है उसके अंदर आप दिखा करके चलोगे। चलो जी, स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड अ पेटेंट एट अ कॉस्ट ऑफ 80 लाख फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर। 5 सालों के लिए उन्होंने पेटेंट एक्वायर करा 80 लाख का। अब इस पेटेंट का क्या करेंगे? अचार थोड़ा डालेंगे, इस पेटेंट से धंधा करेंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, स्पेसिफिक इंडस्ट्री टाइप कोई चीजें बनाएंगे, दवाई बनाने का फॉर्मूला है ये, कैंसर का इलाज होता है इससे। अब वो दवाइयां बनाएंगे, बेचेंगे, तो इस 80 लाख से क्या होगा? उनको फ्यूचर में बेनिफिट जनरेट होगा। तो जब वो बेनिफिट जनरेट होगा, सेल्स आएगी, उस सेल्स के आगे कॉस्ट भी तो आनी चाहिए। तो क्या सीधा 80 लाख की कॉस्ट डाल दोगे? नहीं ना। तो उस 80 लाख से जितना बेनिफिट होने वाला है उसको प्रपोर्शन करोगे बेनिफिट की रेशियो में। इसे ही अमोर्टाइजेशन कहते हैं। और मजे की बात है, इसे ही डेप्रिसिएशन भी कहते हैं। तो पेटेंट आ गया, 80 लाख रुपए का खरीदा,
for the period of 5 year and the product life cycle is also 5 year, ठीक है, the company capitalize the cost, करना भी चाहिए, and start amortizing the asset at 10 lakh per annum, कोई दिक्कत नहीं है। तो हर साल 10-10 लाख रुपए का अमोर्टाइजेशन आ गया। द कंपनी हैड अमोर्टाइज द पेटेंट एट 10 लाख पर एनम इन फर्स्ट 2 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट डिराइव फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर अंडर द पेटेंट। तो उन्होंने इकोनॉमिक बेनिफिट के हिसाब से उसको पहले 2 सालों में 10-10 लाख रुपए के हिसाब से अमोर्टाइज करा। तो मोटी मोटी बात ये हो गई कि जब 2 साल बीत गए तो प्रोडक्ट 20 लाख रुपए से अमोर्टाइज हो चुका था। तो यहां पे वैल्यू कितनी आ रही होगी उसकी, यहां वैल्यू आ रही होगी 60 लाख की, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर। तो यहां से अब वो 5 सालों के लिए और चलेगा। तो 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। द पेटेंट वॉज रिन्यूएबल एंड स्विफ्ट लिमिटेड गॉट रिन्यूअल आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, और 5 सालों के बाद वो उसको रिन्यू भी करा देंगे। द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग दीज 5 ईयर वर एक्सपेक्टेड टू बी 36, 46, 44, 40 और 34। फाइंड आउट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट ऑफ द पेटेंट फॉर ईच ऑफ द ईयर। आप क्या निकालनी है, अमोर्टाइजेशन निकालनी है। तो भाई 10 यहाँ पे 60 लाख पड़े हैं, आपको आगे के 5 सालों का उसने फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट दे दिया, इस पे बांट दो, सिंपल। तो 36 प्लस 46 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 34 कितना होता है, 200। तो 60 डिवाइडेड बाय 200 0.3। तो अब अगले साल का अमोर्टाइजेशन कितना आएगा, 36 इंटू 0.3 10.8, ये रहा। फिर उसके बाद क्या आएगा, 46 इंटू 0.3 13.8। तो आपने क्या करा, इसकी रेशियो में 60 लैक्स को बांट दिया, सिंपल। तो आपका क्या आ गया, अमोर्टाइजेशन निकल करके आ गया। चलो जी आगे बढ़ते हैं, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, AB Limited launched a product for producing product X in October 2001. The company incurred 20 lakh toward research. Due to the prevailing market condition, management come to the conclusion that the product cannot be manufactured and sold in the market for the next 10 year. वो कह रहे हैं कि जो बनाया था वो खराब हो गया, रद्दी हो गया, कोई फायदा नहीं है भाई, 10 सालों तक कुछ ना होने का इसका। The management hence want to defer the expenditure write off to future year. वो कह रहे हैं कि क्या हम ऐसा कर दें कि 20 लाख रुपए कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है किसी हेड में रखते हो और 10 सालों के बाद इसको इंटेंजिबल में कर दें, नहीं। द मोमेंट आपको ये एक्सपेक्टेशन हुई कि अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी की तैसी हो गई, जो पैसा लगाया था डूब गया, कोई बेनिफिट नहीं आने वाला, तो वो कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चला जाएगा, क्योंकि वो डेवलपमेंट तक पहुंचा ही नहीं, वो उस लेवल तक पहुंचा ही नहीं कि आपको बेनिफिट डिराइव करा सके। तो 20 लाख रुपए कहाँ डाल दोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दोगे। Intangible asset expenditure on research should be recognized as an expense when it is incurred. Hence, expense amounting to 20 lakh incurred on research has to be charged to P&L account. Desire Limited acquired a patent at a cost of 100 lakh. ये सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आरटीपी में ये क्वेश्चन आया हुआ है, बस फिगर्स चेंज है। A Limited has got the license to manufacture particular medicine for 10 years at a license fee of 200 lakh. Given below the pattern, expected production and expected operating cash flow. तो ये आपको बेनिफिट होने वाला है। Net operating cash flow has increased for third year because of the better inventory management handling method. You are required to determine the amortization method in line with AS 26. तो जो बेनिफिट होने वाला है उसी की रेशियो में बांट दो। तो 200 लाख को इस रेशियो में बांट दो, सिंपल। कितना है टोटल, 27,400, 200 डिवाइड बाय 27,400 इंटू 900, 6 आ जाएगा आपका। हो सकता है इन्होंने राउंड ऑफ कर रखा हो, आपका अलग आए। चलो जी, ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी acquired patent right for 1200 lakh. The product life cycle has been estimated to be 5 years and the amortization was decided in the ratio of estimated future cash flows which are as under 600, 600, 600 और 300 और 300, ठीक है। After third year, it was ascertained that patent would have estimated balance life of future 3 year and the estimated cash flow after the 5th year is expected to be 150। तो वो कह रहा है 3 साल के बाद हमें ऐसा लगा कि उसकी और 3 साल की लाइफ है, तो आपको 6 ईयर का उसने कैश फ्लो दे दिया जो पेटेंट से आपको मिलेगा 150। तो 3 सालों तक आप कितना अमोर्टाइज कर चुके होगे, 6 6 6 18 और 2400। तो 1200 डिवाइडेड बाय 2400 होता है 0.5। तो 300 300 और 300। तो यहाँ पे आप 900 अमोर्टाइज कर चुके होगे, 1200 में से 900 गया तो कितना बच गया, 300 बचा होगा। अब इस 300 को आपको इस 300 300 और 150 की रेशियो के अंदर अमोर्टाइज करना है, तो 750 हो गया। तो 300 डिवाइडेड बाय 750 इंटू
300, 120, तो 120 आपका अमोर्टाइजेशन आ गया। गलती से भी ये मत कराना 6th में 150 लिख के फिर रेशियो में मत बांटाना, ऐसा मत करना। क्यों ऐसा नहीं करना भाई? देखो, जब यहां से शुरू हुए थे तब तक 5 साल ही थे, यहां पे भी 5 साल ही थे। यहां पर जब एमोटाइज कर दिया फिर समझ में आया कि 1 साल और है, तो दिस इज व्हाट, दिस इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये क्या है? एक चेंज इन एस्टिमेट है। ठीक, तो ये चेंज इन एस्टिमेट है, इसलिए प्रोस्पेक्टिवली भी डील करा जा रहा है। सुदेश लिमिटेड acquired a patent at a cost of 2 करोड़ 40 लाख for a period of 5 years। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कितनी बार ये रिपीट हो रखा है? देखो बस फिगर्स बदली है। वो कह रहा है कि 5 सालों का क्या कहते था, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल भी 5 सालों की थी। कंपनी ने कैपिटलाइज कर दिया कॉस्ट और स्टार्ट कर दिया अमोर्टाइजिंग द एसेट एट 48 लाख पर एनम। आफ्टर 2 ईयर इट वाज फाउंडेड, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर फ्रॉम देन। द नेट कैश फ्लो ऑफ द प्रोडक्ट ड्यूरिंग 5 ईयर 36, 46, 44, 40 और 34। फाइंड आउट द अमोर्टाइजेशन कॉस्ट। तो भाई 48 इंटू 2, 96 आप कर चुके थे, तो 240 माइनस 96, 144 बचा था। 144 को आपको करना है 36 प्लस 46, मैं लिख देता हूँ भाई। तो आपके पास बुक वैल्यू कितनी बची होगी? 240 माइनस 48 इंटू 2 इज इक्वल टू 144। अब इस 144 को आपको 36 इस टू 46 इस टू 44 इस टू 40 इस टू 34 इस रेशियो में बांटना है। तो 36, 46, 44, 40 और 34, 200। तो 144 डिवाइड बाय 200 इंटू 36, 25.92। 144 डिवाइडेड बाय 200 इंटू 46, 33.12। तो दिस इज द रेशियो ऑफ अमोर्टाइजेशन, क्योंकि आप फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में उसको बांट करके चल रहे हो। एक्स लिमिटेड कैरी ऑन बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ bakery product. The company has 2 trademarks, Sun and Surya. 1 month before, the company knows through one of the marketing manager that both the trademarks have allegedly been infringed by another competitor engaged in the same field। किसी ने आपका ट्रेडमार्क चुरा लिया जी। आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, लीगल डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी इन्फॉर्म दैट इट हैड वीक केस ऑफ ट्रेडमार्क ऑन सन। आपने भी लगता है किसी का चुराया होगा। स्ट्रॉन्ग केस इन रिगार्ड टू ट्रेडमार्क सूर्य, और सूर्य आपका खुद का होगा तभी उसने कहा है स्ट्रॉन्ग है। एक्स लिमिटेड इनकर्ड एडिशनल लीगल फीस टू स्टॉप इन्फ्रिंजमेंट ऑफ द बोथ ट्रेडमार्क। बोथ ऑफ द ट्रेडमार्क हैव रिमेनिंग लाइफ ऑफ 10 ईयर। हाउ शुड द एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर दीज लीगल कॉस्ट इनकर्ड रिलेटेड टू द ट्रेडमार्क? भाई सिंपल, पीएनएल में डाल दो। अगर प्रोटेक्शन का खर्चा है, आपने अपना ट्रेडमार्क प्रोटेक्ट किया है, प्रोटेक्ट करने से वो ज्यादा बेनिफिट थोड़ा ना देने लग जाएगा, वो उतने ही बेनिफिट देगा जब आपने कैपिटलाइज करा था। तो जब बेनिफिट उतने दे रहा है, तब आपने रेडी टू यूज आपकी एसेट हो चुकी थी, तो अब और खर्चा क्यों कैपिटलाइज करवा रहे हो? तो ये कहाँ चला जाएगा? ये भी चला जाएगा आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। आरसी लिमिटेड शोइंग एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ 72 लाख ऑन 31 मार्च 2020। एसेट को एक्वायर करा था 120 लाख का ऑन 1 अप्रैल 2014 एंड द सेम वाज यूज्ड फ्रॉम दैट डेट। द कंपनी इज फॉलोइंग एन अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओवर 15 ईयर। ओ माय गॉड, एएस 26 में कितनी लाइफ बोली थी? 10 साल। क्या 10 ही यूज कर सकते हैं? 10 के अलावा नहीं, 11 नहीं हो सकती, 10.5 भी नहीं हो सकती? हो सकती है, अगर आपके पास परसुएसिव एविडेंस है उस बात को प्रूफ करने के कि हमारी इंटेंजिबल की लाइफ ज्यादा है, तो आप करो ना, क्या दिक्कत है? बट डिस्क्लोजर दे दो। On a state line basis, you are required to comment on the accounting treatment of the asset with reference to AS 26 intangible and also give necessary rectification journal entry in the books। तो देखो, उसने कुछ आपको लिखा नहीं है कि इस 15 साल के लिए कोई एविडेंस है या नहीं है, तो आप मानोगे कोई एविडेंस नहीं है, क्योंकि यही मजा है रिब्यूटेबल अजम्पशन का कि आपको उसको प्रूफ करना पड़ेगा। हम मान के चलेंगे कि नहीं है, लेकिन आपको इसको प्रूफ करना पड़ेगा कि है। तो उसने आपको कोई ऐसा फैक्ट नहीं दिया है जो ये बताए कि लाइफ ज्यादा है, तो आप मान के नहीं चलोगे लाइफ ज्यादा है, क्योंकि यही रिब्यूटेबल अजम्पशन है। तो आप क्या मान के चलोगे? 10 साल की लाइफ है। तो आप ये जो 15 साल की लाइफ है, इससे ना डिवाइड करके 10 साल से डिवाइड करके चलोगे, और अकॉर्डिंगली अपनी क्या निकाल करके चलोगे? रेक्टिफिकेशन एंट्री निकाल करके चलोगे, विच अमाउंटिंग टू ₹24 लाख। तो एक बच्चा कह रहा है कैलकुलेट कैसे होगा? तो असेट वाज एक्वायर्ड फॉर 120 लाख, तो 120 लाख को 15 सालों में करा, मैं लिख के कर देता हूं। तो 120 लाख को 15 सालों में करा, और 6 सालों का अमोर्टाइजेशन कितना आया? डिवाइड बाय 15 इंटू 6, 48। आपको करना कितने में था? 120 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 6, तो 12 इंटू 6 हो गया ना, 72।
तो आपको और कितना करना पड़ेगा, 72 माइनस 48, 24 का आपको एडिशनल अमोर्टाइजेशन प्रोवाइड करके चलना पड़ेगा। तो पी एंड डेप अमोर्टाइजेशन टू इंटेंजिबल एसेट। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12, स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड पेटेंट राइट टू मैन्युफैक्चर सोलर रूफ पैनल एट अ कॉस्ट ऑफ 600 लाख। द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हैज बीन एस्टिमेटेड टू बी 5 ईयर और अमोर्टाइजेशन जो है इस रेशियो में आपको करना है। आफ्टर द थर्ड ईयर उसको लगा कि बैलेंस लाइफ जो है 3 साल की है। ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, अभी अभी हमने 150 वाला जो करा। PQR Limited has acquired a brand from another company for 100 lakh. PQR contend that since the said brand is a very popular and famous brand, no amortization need to be provided. ऐसे कैसे? फेमस है तो क्या हो गया, अमोर्टाइज नहीं करोगे क्या, बेनिफिट नहीं मिलेगा, बेनिफिट के आगे कॉस्ट नहीं डालोगे क्या? अगर लाइफ नहीं पता तो हम बताते हैं 10 साल, AS 26 बताता है 10 साल, तो 10 साल में क्या कर दो, अमोर्टाइज कर दो। X Limited is engaged in the business of newspaper and radio broadcasting. It operates through different brand name. During the year ended 31 March 2021, it incurred substantial amount of business communication and branding expenses by participation in various corporate social responsibility initiatives. The company expect to benefit by this expenditure by attracting new customer over a period of time, and accordingly it has capitalized the same under brand development expenditure and intend to amortize the same over a period in which it expect the benefit to flow. As the accountant of the company, do you concur with these views? No, internal generated goodwill is not allowed. ठीक, तो इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सपेंडिचर में डालना पड़ेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 14, अ कंपनी शोइंग एन इंटेंजिबल एसेट ऑफ 88 लाख एज ऑन 1 अप्रैल 2021, द एसेट वाज एक्वायर्ड फॉर 120 लाख ऑन 1 अप्रैल 2017, द सेम वाज अवेलेबल फॉर यूज फ्रॉम दैट डेट। ठीक है, तो 2017 से हो गई होगी। अच्छा, ये शो कर रहा है उनका इंटेंजिबल। द कंपनी इज फॉलोइंग अ पॉलिसी ऑफ अमोर्टाइजेशन ओवर 15 ईयर, ये सेम हमने कर लिया, उसके अंदर बस वैल्यू अलग थी। तो कैलकुलेट कैसे करोगे, 120 लाख से ही करोगे, वहां पे भी 120 ही थी, कमाल की बात है। ठीक चलो जी, स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर, ये भी सेम क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी आपने कर लिया। चलो जी, कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट, अगली कैटेगरी पे हम आ गए हैं, कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट पे। तो ड्यूरिंग द ईयर 1-2 एन एंटरप्राइज इनकर्ड, अच्छा ये ड्यूरिंग द ईयर 1-2 एंटरप्राइज इनकर्ड कॉस्ट टू डेवलप एंड प्रोड्यूस अ रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एज फॉलोज। कंप्लीशन ऑफ डिटेल प्रोग्राम डिजाइन फेज 1 50,000 का खर्चा, उन्होंने, ये इंटरनल जनरेटेड है। कोडिंग एंड टेस्टिंग फेज 2 40,000 का खर्चा, अदर कोडिंग फेज 3 एंड 4 63,000, टेस्टिंग कॉस्ट फेज 3 एंड 4 में ही 18,000, प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल 19,500 और पैक करना 150 यूनिट को फेज 6 16,500। फेज 2 के बाद ये स्टेब्लिश हो गया था कि प्रोडक्ट इज टेक्निकली फीजिबल, यानी कि FEB आएगा। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द अबव रेफर्ड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो सिंपल है, ये कहाँ जाएगा भाई, ये तो रिसर्च है, P&L अकाउंट, क्यों, क्योंकि रिसर्च है। 40,000 कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट, क्यों, क्योंकि रिसर्च है। फेज 2 के बाद आया डेवलपमेंट, तो ये कहाँ जाएगा, कैपिटलाइज, क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट है। टेस्टिंग कहाँ जाएगा, कैपिटलाइज, क्यों, क्योंकि डेवलपमेंट है। प्रोडक्ट मास्टर कहाँ जाएगा, कैपिटलाइज, क्योंकि डेवलपमेंट है। पैकिंग मटेरियल कहाँ जाएगा, P&L, क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग खर्चा है, क्योंकि ऑपरेटिंग का खर्चा है। ठीक, फिर आ जाते हैं इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट के ऊपर। इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट ऑफ, ये तो थ्योरी का क्वेश्चन है, वही उन्होंने लिखा हुआ है, रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज। जो मैंने आपको ज्ञान की बातें दी वही आप अंग्रेजी में यहाँ पे लाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये भी हमने पढ़ लिया क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। देखो रिपीटेड क्वेश्चन कितने सारे हैं, चलो ये करते हैं। पॉलीमाउथ लिमिटेड इज एंगेज इन द रिसर्च ऑफ अ न्यू प्रोसेस डिजाइन फॉर इट्स प्रोडक्ट। इट हैड इनकर्ड 10 लाख ऑन रिसर्च ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 मंथ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2021। 10 लाख रुपए तो उन्होंने रिसर्च पे लगा दिए, ठीक है, पहले 5 महीनों में। ये कहाँ चले जाएंगे, P&L के अंदर। द डेवलपमेंट प्रोसेस बिगिन ऑन 1 सितंबर 20, ठीक है, एंड अप टू 31 मार्च 2021। तो यानी कि 1 सितंबर से होने वाले सारे खर्चे कहाँ हैं, डेवलपमेंट के। डेवलपमेंट बोले तो कैपिटलाइज। अ सम ऑफ 8 लाख वाज इनकर्ड इन डेवलपमेंट फेज एक्सपेंडिचर, ठीक है, विच मीट द एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये भी ठीक है।
फ्रॉम 1 अप्रैल 2021 the company has implemented a new process design and it's likely that it will result after tax saving of 2 lakh per annum for the next 5 years. The cost of capital is 10% और प्रेजेंट वैल्यू आपको दे रखी है, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको दे रखा है 3.7908 का। आपको बताना है ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो सिंपल है, रिसर्च की कॉस्ट कहाँ चली जाएगी, P&L के अंदर। तो जो 10 लाख का खर्चा इन्होंने करा है वो सब कहाँ चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जो 8 लाख का खर्चा है वो होगा कैपिटलाइज, लेकिन सब्जेक्ट टू रिकवरेबल अमाउंट। तो रिकवरेबल अमाउंट क्या है, रिकवरेबल अमाउंट है कि भविष्य में आपको बेनिफिट मिलेगा 2 लाख रुपए का। कितने का बेनिफिट मिलेगा, 2 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलेगा। और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कितना है, 3.7908। तो आपको ओवरऑल बेनिफिट कितने का मिल रहा है, क्यूमुलेटिव बेनिफिट बोल देते हैं, 3.7908 इज इक्वल टू 2 लाख इंटू 3.7908, 7 लाख रुपीज, 7,58,160 कितने का आपको बेनिफिट मिलेगा। इससे ज्यादा कि आप एसेट नहीं दिखा सकते। आपने खर्चा कितने का कर दिया, 8 लाख रुपए का खर्चा आपने कर दिया। तो ये 41,840 ये क्या है, ये है आपका इम्पेयरमेंट। ये क्या है, ये है आपका इम्पेयरमेंट। ये चला जाएगा इम्पेयरमेंट के खर्चे के अंदर, ठीक। तो ये जो टेस्टिंग और कोडिंग वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये वही थ्योरी क्वेश्चन है। आओ जी, रिकॉग्निशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट। तो ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, बट ऑल्दो हम देख चुके हैं कि इंटेंजिबल एसेट क्या होता है, आइडेंटिफाइबल नॉन मॉनेटरी एसेट जिसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है, हेल्ड फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, रेंटल टू अदर और एडमिन पर्पस। कौन कौन सी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, आइडेंटिफाइबिलिटी की। इसको और लिखकर भी आ सकते हो, गुडविल से डिस्टिंक्ट होना चाहिए, सेपरेबिलिटी होनी चाहिए, लीगल अगर के थ्रू है तो हम सेपरेबिलिटी मानते हैं। सेपरेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आप उसके आने वाले FEB को रेंट कर सकते हो, एक्सचेंज कर सकते हो, सेल कर सकते हो, खाली उस स्पेसिफिक FEB को जो उस एसेट से आ रहे हैं। अगर आप उसको अलग नहीं कर सकते तो हम नहीं मानते उसको कि वो इंटेंजिबल एसेट है। कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज बोले तो वो एक एसेट है। ये कहां लिखा है, फ्रेमवर्क वाली बात, ठीक। चलो, a company had spent 45 lakh for publicity and research expense on one of its new consumer product which was marketed in the accounting year 1-2 but proved to be a failure। state how failure ही हो गया तो काम ही खत्म। 45 लाख फेलियर ना भी होता तो भी कहाँ करते, तो भी हम डाल देते P&L अकाउंट के अंदर, क्योंकि ऐसी कोई इंटरनल जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट को अपनी किताबों में दिखाना सरासर नाइंसाफी है। अच्छा, अ कंपनी जिसकी टर्नओवर है 250 करोड़, क्वेश्चन नंबर 31, 250 करोड़ की टर्नओवर है और एनुअल एडवर्टाइजिंग बजट कितना है, 2 करोड़ का, had taken up the marketing of a new product, it was estimated that company would have a turnover of 25 crore from the new product. The company had debited in P&L account of total expenditure of 2 crore incurred on extensive social initial advertising campaign for the new product। तो हमें कोई लेन देना नहीं है जी, 2 करोड़ रुपए कहाँ चले जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर चले जाएंगे, बिकॉज that amount of cost that internally generated intangible asset are not allowed to be capitalized, ठीक। तो 2 करोड़ कहाँ चले जाएंगे, सीधे सीधे P&L में चले जाएंगे। ये वाला पैरा इग्नोर कर दो, ये गलती से आ गया शायद, ये कट जाएगा, ठीक। वो कहाँ चला जाएगा, P&L में। उन्होंने कहाँ डाला है, हाँ तो उन्होंने भी तो P&L में डाला है, कोई बढ़िया अच्छी बात है भाई, कंपनी समझदार है। What is the measurement criteria at the time of initial recognition of intangible asset acquired through separate acquisition? तो ये तो आपको पता ही है भाई, परचेज प्राइस, इंपोर्ट ड्यूटी और अदर टैक्सेस आप जो है जोड़ दोगे, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंडिचर आप जोड़ दोगे और ट्रेड डिस्काउंट रिबेट्स वगैरह को आप माइनस कर दोगे। चलो, ये वाला क्वेश्चन आपके MTP में भी था, जो अभी जनवरी वाले MTP या RTP में भी था। आओ जरा, अ प्रोविजन ऑफ AS 26, हाउ वुड यू डील विद द फॉलोइंग सिचुएशन। 23 lakh paid by a manufacturing company to the legal advisor डिफेंडिंग भाई डिफेंड कर रहा है, तो डिफेंड कर रहा है तो कहाँ चला जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर। आगे बताओ, आगे पढ़ना ही नहीं है, डिफेंड कर रहा था P&L अकाउंट, उन्होंने कैपिटल में डाला है तो आप ठीक करा देना। ड्यूरिंग द ईयर 18-19 कंपनी ने स्पेंड करे 7 लाख फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंडिचर on one of its new consumer product which was marketed in the same accounting year but proved to be a failure। वैसे भी रिसर्च एक्सपेंडिचर है, कहाँ जाएगा, P&L अकाउंट के अंदर चला जाएगा। Company spent 25 lakh in the past 3 years to develop a product. These expenses were charged to profit and loss since they had not met the criteria of AS 26 for capitalization. In the current year,
Approval of the concerned authority has been received. The company wishes to capitalize 25 lakh by disclosing it as a prior period item. तो क्या करे भाई, दिखा दे क्या प्रायर पीरियड, अभी अभी डब्बे में दिखाया था आपको कि एक बार कोई खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, फिर उसके बाद उसको निकालना क्या है, नामुमकिन। तो इसको कहां डालोगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही पड़ा रहने दोगे। ठीक। A company with a turnover of 200 crore and annual advertising budget of 50 lakh had taken up the marketing of a new product by the company. It was estimated that the company would have a turnover of 20 crore for the new product. The company debited in P&L account total expenditure of 50 lakh. बिल्कुल सही करा है। एडवर्टाइजमेंट का कोई भी खर्चा अगर आप कैपिटलाइज कराते हो एज एन इनटेंजिबल एसेट, तो वो अपने आप में एक इंटरनल जनरेटेड एसेट है, विच इज नॉट अलाउड, विच इज नॉट अलाउड। ठीक। चलो जी, ये तो फिर थ्योरी के क्वेश्चन है और सेम वही रिपीट हो रहे हैं। आओ जी, Messrs Pasa Limited is developing a new production process during the financial year ended 31 मार्च 2019. टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस कितना, 80 लाख रुपए आपने मार्च 19 तक खर्च कर दिया था। प्रोडक्शन प्रोसेस मीट द क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्निशन एज एन इंटेंजिबल ऑन नवंबर 2018. एक्सपेंडिचर इनकर्ड टिल दिस डेट वाज 42 लाख। यानी कि जब आपका डेवलपमेंट फेज, वो कह रहा है कि भाई साहब हमने पूरे साल में खर्चा कितना करा, 80 लाख का। और यहां पे आपका रिसर्च फेज था, यहां पे आपका डेवलपमेंट फेज था, यहां तक हमारा खर्चा कितना था, 42 लाख का। तो बताओ यहां तक का खर्चा कितना, 80 माइनस 42, 38 लाख। तो मुझे बताओ 42 का क्या करोगे, 42 जाएगा P&L अकाउंट में, 38 क्या करोगे, कैपिटलाइज। फर्दर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द प्रोसेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वाज 90 लाख। फिर आपने और खर्चा कर दिया 90 लाख का, ये भी क्या कर दोगे, कैपिटलाइज एज ऑन 31 मार्च 2020 के अंदर। ठीक है। द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द नो इज टू बी 82 लाख। कितना रिकवर कर सकते हैं, 82 लाख। दिस इंक्लूड द एस्टिमेट ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो और आउटफ्लो का उन्होंने अपने हिसाब से करके निकालने का। व्हाट इज द एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज P&L फॉर द 31 मार्च 2019। तो वो कितना चार्ज होगा, 42 लाख रुपीस आपके चार्ज होंगे। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑन 31 मार्च 2019, 38 लाख। यहाँ पर तो कितना होगा, 38 लाख। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर टू बी चार्ज टू P&L अकाउंट 31 मार्च 2020। तो आप जो है इंटेंजिबल एसेट कितने की दिखाए जा रहे हो, 38 प्लस 90, 38 प्लस 90 कितना बनता है, 128। लेकिन रिकवरेबल अमाउंट कितना दिखाना है, 82 का। तो इम्पेयरमेंट लॉस कितना आ गया, 46 क्या है, इम्पेयरमेंट लॉस। ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा P&L अकाउंट के अंदर। एंट्री क्या होगी, इम्पेयरमेंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट, इम्पेयरमेंट डेबिट टू इंटेंजिबल एसेट। तो P&L अकाउंट में कितना चार्ज होगा, 46 लाख रुपीस। आओ जरा देखते हैं। तो पहले का आंसर है 42 लाख रुपीस, हमने बिल्कुल सही निकाला था। कैरिंग अमाउंट कितनी आएगी, 38 लाख रुपीस, हमने बिल्कुल सही निकाला था। मार्च 20 के अंदर इंपेयरमेंट लॉस कितना आ रहा है, 46, हमने बिल्कुल सही निकाला था। और कैरिंग अमाउंट कितना आ रहा है, 82। रिकवरेबल अमाउंट ही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ जी, अ कंपनी एक्वायर्ड फॉर इट्स इंटरनल यूज अ सॉफ्टवेयर ऑन 1 मार्च 2020 फ्रॉम यूके। कितने पाउंड पे करे, 1.5 लाख पाउंड पे करे। एक्सचेंज रेट उस डेट ऑफ ट्रांसफर कितना था, 100। द सेलर अलाउड अ ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 2.5%। द अदर एक्सपेंडिचर वाज इंपोर्ट ड्यूटी पे करी। इंपोर्ट ड्यूटी किसको पे करी होगी, इंडियन गवर्नमेंट को। तो ये किस में पे करी होगी, रुपीस में। एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी भी इन्हीं को ही जाएगी, ये भी किस में जाएगी, रुपीस में। एंट्री टैक्स रिकवरेबल लेटर फ्रॉम द टैक्स डिपार्टमेंट। अगर ये ना भी लिखा होता तो भी आप रुपी में ऐड करते, क्योंकि टैक्स डिपार्टमेंट को पे कर रहे हो, तो उनको पाउंड में थोड़ा जाके दिया होगा। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर 1.5 लाख। प्रोफेशनल फीस फ्रॉम क्लियरेंस ऑफ कस्टमर 50,000। आपने कोई हायर करा होगा बंदा जो प्रोफेशनल फीस ले रहा है आपके क्लियरेंस वगैरह के लिए। तो सिंपल, तो जो आपका 1.5 लाख है इंटू 100, तो वैसे कर लो, 1.5 लाख में से ट्रेड डिस्काउंट चले गया 2.5% का, 37, ये सब पाउंड में चल रहा है। तो कितने का आपको नेट पड़ा, पाउंड 1,46,250 इंटू 100। फिर उसके बाद इंपोर्ट ड्यूटी पे करी 10%, एडिशनल इंपोर्ट ड्यूटी 5%, इतने का आ गया। इंस्टॉलेशन एक्सपेंडिचर 1.5 लाख, प्रोफेशनल फीस 50,000। मेन मुद्दा था कि इनको रुपीस में लेना है, इनको पाउंड में मत ले लेना, कॉमन सेंस वाली बात थी। तो ठीक, चलो ये तो हमने कर लिया क्वेश्चन सेम।
ये तो 82 वाला अभी अभी करा है, कोई दिक्कत नहीं। ये बजट वाला क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी खत्म। तो ये सारे सवाल हैं आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के। इसके अंदर एमटीपी के भी कुछ क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन जो था ऐसे ही क्वेश्चन आपके ना पास्ट एग्जामिनेशन में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आए हैं। तो हमने ओवरऑल सारे ही क्वेश्चन कर लिए, जो रिपीटेड थे बस वो छोड़ दिए। ठीक, तो मिलते हैं आपसे अगले वन शॉट रिवीजन में। मुझे जरूर बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको और किस किस स्टैंडर्ड के वन शॉट चाहिए। इसी तरीके से हम मिलते रहेंगे, आपके साथ वन शॉट डिस्कस करते रहेंगे, ताकि आपकी रिवीजन फटाफट क्विकली हो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, टाटा, टेक केयर।